चले आगे। ये बात का याद रखें, ये हमारे काम आएगा, है ना। लिख लिया। नेक्स्ट टर्म लिखो बच्चों, एक टर्म डिफाइन करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी लिखो, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, energy required to remove an electron from isolated gaseous atom, energy required to remove an electron from isolated gaseous atom, required to remove an electron from isolated gaseous atom or ion, or ion। अभी तो इस डेफिनेशन को इतना ही लिखा रहने देते हैं, ठीक है। देखो इधर आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब, अभी आप बेसिकली ये समझ लो कि इलेक्ट्रॉन मान लो ग्राउंड स्टेट में पड़ा है, ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी में जाने में उसे कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, डेट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या कहा मैंने, ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी तक n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू इंफिनिटी में जाने में जो एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी उसे क्या कहा जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। एक बात बताओ आप कि अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितना होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल टू इंफिनिटी पे कितना होता है, 0 होता है। तो इस n इक्वल टू 1 वाले इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी की जरूरत है, प्लस का 13.6। अरे प्लस का 13.6 दे दूंगा तो 0 पे चला जाएगा ना, अभी माइनस पे। इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी इतना सा है अभी तो आपके लिए कि जो फर्स्ट सेल का एनर्जी होता है ना, उसे ही आयोनाइजेशन एनर्जी लिख देते हैं प्लस में। बात समझ में आया, क्यों, क्योंकि इंफिनिटी पे ले जाने के, इंफिनिटी पे तो हमेशा 0 ही होगा। जैसे Li+2 है तो Li+2 का माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, जेड 3 स्क्वायर हो जाएगा और फर्स्ट सेल का एनर्जी 1 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आता है माइनस का 122.4। तो माइनस का 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट सेल की एनर्जी है Li+2 के, इंफिनिटी पे कितनी होगी, 0। तो यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी Li+2 की, प्लस का 122.4। बात समझ में आया। तो जहां जहां बोहर्स मॉडल एप्लीकेबल है, अगर उन एटम या आयन के आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो आप फर्स्ट सेल की एनर्जी निकाल लो, माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर से उसे प्लस में लिख दो, डेट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। बात समझ में आया क्या कहा मैंने। तो यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ वन हाइड्रोजन एटम प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगा। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, इसे जूल में लिखेंगे तो ये 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल, ये निकल के आ जाएगा। और आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन एटम, इतना तो सभी जानते होंगे, 1 मोल का मतलब कितना होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 स्पीसीज। तो एक हाइड्रोजन एटम की इतनी एनर्जी लग रही है, 1 मोल के लिए कितनी लगेगी, 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 जूल। बात समझ में आता है, किसी भी चीज के 1 मोल का मतलब यही नंबर होता है, तो इस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये वैल्यू जो निकल के आती है ये 1312 किलोजूल, ये निकल के आती है 1312 किलोजूल, ये निकल के आएगी। बात समझ में आया।
तो अगर मैं आपसे पूछता Li+2 की बता दो आप आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट सेल की निकाल देते, प्लस में लिख देते, और अगर 1 मोल की पूछे तो मल्टीप्लाई बाय Na कर देना उसमें। अरे क्लियर है क्या कहा मैंने? तो इस तरीके से हम किसी भी एटम या आयन, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम या आयन की आयोनाइजेशन एनर्जी एग्जैक्टली निकाल सकते हैं। क्लियर है? लिख लें। क्या यहाँ पर 1312 1312 क्लोजूल पर मोल, एक मोल के लिए है ना ये। लिख लिया बच्चों? कुछ ग्राफ्स बना लेते हैं हम। जैसे एक ग्राफ बनाना है हमको, देखना सभी लोग, R वर्सेस n स्क्वायर का, और एक ग्राफ बनाना है हमको R वर्सेस n का। तो ये तो हम जानते हैं R बराबर .529 n स्क्वायर अपॉन में जेड एंगस्ट्रॉम, यही है। तो बच्चों ये दोनों जो मैं ग्राफ, सब समझना, ये दोनों जो मैं ग्राफ बनाऊंगा इनके अंदर जेड कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट। तो जेड अगर कांस्टेंट है तो इस आर को मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.529 अपॉन में जेड इंटू में एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। तो ये वैल्यू कैसी आ जाएगी? कांस्टेंट। तो r बराबर, इसको मैं k इंटू एन स्क्वायर लिख सकता हूं। r कहां पर लिख रहे हैं? y, तो r की जगह पर y आ जाएगा। एन स्क्वायर कहां लिख रहे हैं? x, तो एन स्क्वायर की जगह x आ जाएगा, तो y इक्वल टू के एक्स आ गया। अगर y इक्वल टू के एक्स आ जाएगा तो ऐसे लाइन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। जानते हैं सभी? सभी जानते हैं ये कि y इक्वल टू एम एक्स मीन्स स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, फिजिक्स में सीखा होगा आपने। अब इसी तरीके से अगर हम इस इक्वेशन की बात करते हैं तो यहां पर क्या होगा? r बराबर, अच्छा इसका अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप भी निकाल सकते हैं। ये स्लोप हो जाएगा, बोलो, स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू 0.529 अपॉन z, 0.529 अपॉन z। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये भी हमारा k इंटू एन स्क्वायर है, r y एक्सिस पर है तो r की जगह y लिख देते हैं, ये k है, n की जगह पर x स्क्वायर आ जाएगा। अरे यही आएगा क्योंकि n की जगह x रखेंगे ना, n स्क्वायर की जगह x थोड़ी रखेंगे यहाँ। तो y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला। अरे y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला। और पता है पैराबोला किस साइड खुलेगा? जहां पे सिंगल टर्म हो, मतलब पावर 1। तो ये किस साइड खुलेगा? y एक्सिस की साइड। y एक्सिस की साइड खुलेगा तो ऐसा कुछ आ जाएगा। बात समझ गए? समझ गए कैसे ग्राफ बनाना होता है? सेम क्या?
अरे तो वो तो यहां से ही लिया है मैंने, वो तो यहीं से लिया है, फिर मैंने इस फॉर्म में लिखना चाहा है तो r की जगह पर y आ जाएगा और यहां पर n की जगह पर x आ जाएगा, तो यही तो बनेगा y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। ये तो इक्वेशन से ही लिख दिया मैंने, k लोग क्यों लिख दिया, सब कुछ कांस्टेंट था तो k कांस्टेंट लिख दिया, ये किया है। सेम इसी तरीके से मैं और भी ग्राफ बना सकता हूं। एक ग्राफ बनाना है हमको r वर्सेस 1/z कांस्टेंट n और r वर्सेस z, ये है, ठीक है। तो यहां पर r वर्सेस 1/z और r वर्सेस z, अब यहां पर n कैसा है, कांस्टेंट। मेरे पास इक्वेशन है r बराबर 0.529 और n स्क्वायर इंटू 1/z लिख लो इसे, है ना, k इंटू 1/z ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है, यूनिट तो जो भी होगा। अब यहां पर क्या लिख सकता हूं, y बराबर k इंटू 1/z की जगह x, तो y इक्वल टू के एक्स लिख दूंगा तो स्ट्रेट लाइन, ये बात समझ में आया। अब यहां पर दूसरा वाला जो ये वाला ग्राफ है इसे k इंटू 1/z, तो यहां पर ये हमारे पास y आ जाएगा बराबर k इंटू 1/x, यही आएगा। तो यहां पर x y बराबर कांस्टेंट, अरे अब तो z की जगह x आएगा ना, पहले 1/z था तो 1/z की जगह x आया था, अब z की जगह x आएगा, तो x y बराबर कांस्टेंट हो गया। x y बराबर कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होता है जानते हो, x y बराबर कांस्टेंट का ग्राफ नहीं सीखा अभी, सीखा भी होगा तुमको याद नहीं होगा। x, हाँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ कहा जाता है, कभी भी आज से अगर x y बराबर कांस्टेंट का ग्राफ आए ऐसा बना दिया जाएगा, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। बात समझ में आया क्या कहा मैंने, तो इस फॉर्म में लिख के फिर हम इक्वेशन निकाल सकते हैं ना, y इक्वल टू के एक्स मतलब y इक्वल टू एम एक्स, तो ये तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये पैराबोला होता है, ठीक है। और ये हमारा एक्स वाई बराबर कांस्टेंट या एक्स स्क्वायर वाई बराबर कांस्टेंट या एक्स वाई स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, ये सारे ग्राफ ऐसे ही होते हैं, समझ में आया। और इसको ग्राफ को क्या कहा जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लिखेंगे।
लिया? चलें, अब हटा दूं और ग्राफ्स बनाते हैं। देखो नेक्स्ट ग्राफ बनाना है हमको V वर्सेस N, V वर्सेस N में और V वर्सेस Z इनमें। तो यहां पर हमारे पास वेलोसिटी क्या है? 2.18 इंटू 10⁶ Z अपॉन N, यही है ना? अब यहां पर कांस्टेंट Z, बात समझ में आती है, और यहां पर कांस्टेंट N, ये समझ में आता है। तो यहां पर V बराबर K इंटू K। अब एक बात बताओ आप, 2.18 इंटू 10⁶ इंटू Z अपॉन में N, तो कांस्टेंट है Z, तो V बराबर क्या लिख सकते हैं? V आ गया हमारे पास y एक्सिस पे, तो y बराबर क्या आ जाएगा? K अपॉन x। तो वही हमारे पास क्या आ गया, ये कांस्टेंट, तो ऐसा ही ग्राफ आ जाएगा। और कांस्टेंट जब n होगा तो v बराबर ये हमारे पास क्या आ जाएगा? K इंटू Z, यही आएगा कि नहीं आएगा? तो y बराबर क्या आ जाएगा? kx। तो ये ग्राफ हमारे पास ऐसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। समझ में आता है ये सभी को? नेक्स्ट, तो इक्वेशन से ही ग्राफ बनते हैं, ये बात याद रखें आप। नेक्स्ट हमको बनाना है टोटल एनर्जी वर्सेस जेड, इसका ग्राफ है ना, और टोटल एनर्जी वर्सेस, तो यहां पर ये कांस्टेंट Z। देखो जरा, टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास 13.6 Z² अपॉन N²। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी बराबर, क्योंकि N कांस्टेंट है, Y इक्वल टू कितना आ जाएगा? kx²। बच्चों ये माइनस छोड़ दो अभी, तो y इक्वल टू kx² का ग्राफ क्या सिखाया था? पैराबोला। और ये पैराबोला में भी y पर लीनियर टर्म है, समझ में आ रहा है? ऊपर की साइड जाता, लेकिन माइनस लगाए तो एग्जैक्ट नीचे की साइड कर दो। समझ गए? सेम इसी तरीके से 13.6 Z² अपॉन N²। तो यहां पर Z कांस्टेंट है, तो y बराबर माइनस का k अपॉन x²। अरे n की जगह पे x रखूंगा, समझ आता है? तो यहां पर x² y बराबर कांस्टेंट तो है, लेकिन ये माइनस है। ये x² y बराबर कांस्टेंट का ग्राफ ऐसा ही आता, वही x y जैसा ही, यही सिखाया था मैंने, लेकिन क्योंकि माइनस लगा है तो ऐसा आ जाएगा। सॉरी, क्योंकि माइनस लगा है तो ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा। बोलो यार, आया समझ? लिख लें।
चलें, लिख लिया होगा। चलें, तो ये सारे ग्राफ्स की बात हुई। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बोर्स मॉडल पर। हटाऊं, देखो, कैलकुलेट radius of m cell of He positive He positive हीलियम। बताएं, समझते हैं? एम सेल समझते हैं? के एल एम n इक्वल टू 1 के होता है, n इक्वल टू 2, समझ में आ रहा है ना? एंगस्ट्रॉम में ही आंसर दे दो जल्दी से। कॉपी को पीछे ना पलटना पड़े। कितना आ रहा है? बिल्कुल गलत है। अरे ये तो बहुत आसान है यार, बोलो। 2.38 एंगस्ट्रॉम। देखो इधर, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 इस तरीके से। ये हो गया हमारे पास k l m n, ऐसे चलता है। उसने कौन से सेल का पूछा है? m सेल का। तो m सेल का रेडियस पूछा है He पॉजिटिव के लिए, बोर्स मॉडल लगेगा। तो 0.529 n स्क्वायर अपॉन में z, क्या आ जाएगा ये? एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर 0.529 इंटू n कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर अपॉन z कितना है? हीलियम है तो 2 होगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, समझते हैं ना? तो ये हमारे पास आ जाएगा एंगस्ट्रॉम। ये आ रहा है 0.529 इंटू 9/2 एंगस्ट्रॉम। तो ये कितना आ रहा है? 2.38 एंगस्ट्रॉम। टू पॉइंट 38 एंगस्ट्रॉम। सिंपल सी बात है ना, ऐसे ही वेलोसिटी निकालनी है, ऐसे ही सारी चीजें निकालनी है। बात समझ में आ रहा है? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R2 upon R1।
R2 upon R1, where R1 equal to radius of first orbit of He पॉजिटिव और R2 है रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ L+2। बताएं, सिंपल सी बात है ये। बिल्कुल गलत है। बोलो। 8/3 सही है। R2 अपॉन R1 निकालना है तो R2 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। एन कितना है, सेकेंड ऑर्बिट कह रहा है, 2 स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 3। क्लियर है? अरे लिथियम है ना, समझते हो ये हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, अरे आता है ये समझ। अब दूसरा क्या कह रहा है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर डेट इज 1 स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां पर ये दोनों कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 8/3। ये आंसर नहीं निकल रहा, मतलब इसमें तो क्या ही है, निकाल सकते हैं ये तो, सिंपल से ही तो सॉल्व करना है। चलें, लिख लिया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट, ये सिंपल है यार ये सब तो। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ, present in third orbit of Be+3, third orbit of Be+3, beryllium+3। देखो वेलोसिटी की बात हो रही है, 2.18 इंटू 10⁶ जेड अपॉन में एन मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर 2.18 इंटू 10⁶, ठीक है, जेड कितना हो जाएगा 4, और थर्ड ऑर्बिट है तो ये कितना हो जाएगा 3। ये वैल्यू कितनी आ रही है, 2.904 इंटू 10⁶
मीटर पर सेकेंड, ये भी गलत निकाल रहे हो तुम? हाँ, क्लियर है? समझ गए ना? लिख लें। चलें, लिख लिया? नेक्स्ट, कैलकुलेट नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल एनर्जी, कैलकुलेट टोटल एनर्जी, potential energy of atom and kinetic energy of electron present in first orbit of Li plus 2. Li, हाँ, calculate total energy, potential energy of atom and kinetic energy of electron present in first orbit of Li plus 2. First orbit of Li plus 2. देखो, माइनस का बात मत करो, माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही होता है। कौन सा ऑर्बिट है? इंटू 1 स्क्वायर डिवाइड बाय कौन सा एटम? लिथियम है, तो 3 का स्क्वायर और 1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ रही है? 112.4, 122.4 आएगी। तो मैं आज ना टेबलें दूंगा मैं 10-20। माइनस का 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब मैंने, अरे यही आएगा। अब रेस को सॉल्व कर लेना। अब टोटल एनर्जी का रिलेशन तो हम जानते हैं, वैल्यूज निकाली हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज नहीं निकाली हमने, तो वो इसके रिलेशन जो हमने सीखे हैं उसी से आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर माइनस का टोटल एनर्जी, तो ये आ जाएगा 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? इसलिए सिखाया था। और पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना? टोटल एनर्जी से ही बता दो। 2 इंटू टोटल एनर्जी, यही आएगा। तो 2 इंटू 122.4 कितना आ रहा है ये? 2, हाँ, माइनस का, बस ये हो गया। क्लियर है? ये हो जाएगा। समझ गए? इसलिए रिलेशन सिखाया था, लिख लें। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो कर सकते हैं ना।
नेक्स्ट, तो ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों Rydberg इक्वेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। Rydberg इक्वेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसकी बात करते हैं। देखो जैसे मैंने कहा आपसे, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पर आ रहा है, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पर आएगा तो रेडिएशन एमिट करेगा। और ये जो रेडिएशन होती है ये डेल्टा ई, डिफरेंस इन एनर्जी, कहां से कहां तक, N1 जो भी N2 से N1 में एनर्जी डिफरेंस होगा वही है ना। और ये एनर्जी जो होती है वो हम क्या लिखते हैं, Sc बाय लैम्डा। ये सब आता है हमको, यही सिखाया था मैंने पिछले टर्न पर। तो यहां पर आप समझो डेल्टा ई बराबर Sc बाय लैम्डा ये होता है। और ये भी हम जानते हैं, ऐसे लिखो इसे, डेल्टा ई बराबर, देखो एक चीज समझना है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल लिखना चाहिए, लेकिन क्योंकि ई फाइनल कम है, ई इनिशियल ज्यादा है, तो ये कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव का मतलब वही एमिशन, लेकिन हमको वैल्यू निकालनी है तो पॉजिटिव में आ जाए, तो उसके लिए आप क्या ले लो, इनिशियल माइनस फाइनल ले लो। अरे समझ आया, क्या ले लेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल। तो एनर्जी ऑफ N2 माइनस एनर्जी ऑफ N1 बराबर Hc बाय लैम्डा। ये बात समझ में आ रही है। अब यहां पर एनर्जी ऑफ N2 ये वैल्यू कितनी आती है, माइनस का 13.6 और जेड स्क्वायर अपॉन में N2 स्क्वायर, माइनस में माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर बराबर Sc बाय लैम्डा। क्लियर है। तो बच्चों ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 13.6 जेड स्क्वायर ये कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा तो ये हमारे पास 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, यही आएगा कि नहीं आएगा, बराबर Sc बाय लैम्डा। ये बात समझ में आता है, Sc बाय लैम्डा ये आ जाएगा। अब यहां पर 1 अपॉन लैम्डा लिख सकता हूं, 1 अपॉन लैम्डा। अगर ये मैं 1 अपॉन लैम्डा करना चाहता हूं तो Sc यहां लेना पड़ेगा, 13.6 अपॉन में Hc यही आएगा, इनटू में जेड स्क्वायर, ये हमारे पास कितना आएगा, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। बच्चों इस 1 अपॉन लैम्डा को क्या कहा जाता है, वेव नंबर, है ना। तो 1 अपॉन लैम्डा को वेव नंबर कहा जाएगा, तो वेव नंबर बराबर 1 अपॉन लैम्डा बराबर 13.6 अपॉन में Hc, इसकी वैल्यू कांस्टेंट आएगी, एक H भी कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है, 13.6 भी कांस्टेंट है, वैल्यू क्या निकल के आएगी, RH कहा जाएगा इसे, दैट इज रिडबर्ग कांस्टेंट, दैट इज रिडबर्ग कांस्टेंट। बाद में लिखना जेड स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन N2 स्क्वायर। बच्चों यहां पर ये जो RH है इसकी वैल्यू आती है 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7, 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। ये वैल्यू कांस्टेंट हमेशा याद रखेंगे हम, दैट इज रिडबर्ग कांस्टेंट। लिख देता हूं यहां, RH क्या है बच्चों, रिडबर्ग कांस्टेंट। क्लियर है ये बात। तो हमारे पास वेव नंबर या 1 अपॉन लैम्डा निकालने का ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये बात समझ में आती है, अरे बोलो, RH बराबर 13.6 इंटू अपॉन Hc, ये वैल्यू को RH लिखा गया है। अगर मैं RH
इंटू एच सी बराबर क्या लिख सकता हूं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया होगा। अरे यहां से पूरा क्या चल रहा होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही तो चल रहा होगा। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये वैल्यू हो जाएगी। बोला रिडबर्ग कांस्टेंट में प्लैंक्स कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू ओवरऑल क्या निकल के आएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं यहां से रख सकता हूं तो ये मैंने आपको बता दिया, कभी पॉइंट में पूछ लिया जाए तो है क्या एक्चुअल में मैंने पिछले टर्न पे ही सिखाया था, ऊपर से नीचे आते हैं तो रेडिएशन एमिट करता है, सिखाया था। तो N2 से N1 आएंगे तो रेडिएशन एमिट होगी। चलो अब वो रेडिएशन जो एमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी वो हमने निकाला यहाँ। तो वो फॉर्मूला क्या निकल के आया 1/λ बराबर RH/Z², 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। N1 क्या है जहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, N2 क्या है जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। मान लो इलेक्ट्रॉन 7 से 3 पे आ रहा है तो N1 हो गया 3, N2 हो गया 7, तो 1/3 स्क्वायर माइनस 1/7 स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा। अरे बात समझ में आ रही है। मान लो आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इलेक्ट्रॉन 3 से 7 जा रहा है तो बताओ जरा वेवलेंथ, तब भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ओवरऑल पॉजिटिव होना ही है। अरे समझ गए ना, तो ओवरऑल पॉजिटिव होना ही है। आप ये याद रखो नीचे वाली सेल को N1 कहना है और ऊपर वाले सेल को N2 कहना है। बात समझ में आया। और 13.6 अपॉन HC इसकी वैल्यू क्या होती है 1.1 into 10⁻7 मीटर इनवर्स, दैट इज रिडबर्ग कांस्टेंट। अरे बोलो आया समझ। तो ये मैंने एक फॉर्मूला निकाल दिया कि वेवलेंथ कैसे निकलेगी उसकी। अच्छा वेवलेंथ आ जाएगी तो C बराबर न्यू लैम्डा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, वेवलेंथ आ जाएगा तो C बराबर न्यू लैम्डा क्या आ जाएगा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, जो रेडिएशन एमिट हो रहा है उसका लिख लें। मॉड्यूल 2 नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सभी कर लाएं क्योंकि उसके अगले टर्न पे भी डिस्कस करूंगा मैं, ये सब आएगा पेपर में आपके। एक्सरसाइज 1 में 1 से लेके 26 तक लिख लो जल्दी से। एक्सरसाइज 1 में 1 से लेके 26, एक्सरसाइज 2 में 1 से लेके 14, 1 से लेके 14, एक्सरसाइज 3 सेक्शन ए पूरा होमवर्क में कॉपी में होना चाहिए आपके, और मैं नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करूंगा पूरा। एक्सरसाइज 3 सेक्शन ए में लिख लो, पहले भी कुछ देर दे चुका हूं ना इसका, चलो मैं फिर से बता देता हूं पूरा। एक्सरसाइज 3 सेक्शन ए में फर्स्ट 4 9 10 12 13 14, एक्सरसाइज 3 सेक्शन बी में लिखो सेकेंड, थर्ड, 4 5 6 7 एक्सरसाइज 4 सेक्शन ए में लिखो थर्ड, ए नॉट अगर कभी भी दिया जाए ना तो ए बोहर्स रेडियस कहा जाता है उसे। ए नॉट का मतलब हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सेल की रेडियस, दैट इज 0.529। समझ में आया। थर्ड 4 नहीं 4 नहीं, थर्ड 5 6 8 10 13 20 24 28। एक्सरसाइज 4 सेक्शन बी में थर्ड 4 6 7
ठीक है, इतना आपको करके लाना है क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं फिर होमवर्क दूंगा।